टिश्यू लेवल में क्या होना है? रिस्पिरेशन होना है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग रिस्पिरेशन ज्योत्सना? रिस्पिरेशन में क्या होता है जी? ऑक्सीजन का यूज्ड और CO2 का रिलीज। हाँ, हाँ, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फाइन। तो कंटिन्यूअसली टिश्यू में रिस्पिरेशन हो रहा है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और CO2 का कंसंट्रेशन घटेगा, ऑब्वियसली, है ना? सो in tissue level the partial pressure of oxygen is how much and partial pressure of CO2 is how much? इतना ही होगा ना, है ना? Yes, पार्शियल sir. प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 के आसपास रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है कंटिन्यूअसली। फाइन। और टिश्यू यहाँ पे कैपिलरी लेवल में ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इट इज 95 एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40। नाउ टेल मी, यहाँ पे कौन सी गैसेस का एक्सचेंजिंग होनी होगी? यहाँ पे दोनों का होना है, लेकिन कहाँ से कहाँ? ओके, ऑक्सीजन विल मूव, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव इनटू द कैपिलरी, ठीक है, और 95 इधर आएगा, है कि नहीं है? ऑक्सीजन अंदर की ओर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जाएगा, है कि नहीं है? यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। समझ पाए कि नहीं? है ना? Yes, नाउ sir. अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, बताएंगे? चूंकि ऑक्सीजन तो पूरा ड्रेन इन हो गया टिश्यूज के अंदर, है ना? ड्रेन इन होने के चलते अब इसका प्रेशर घट गया। फाइन। और कार्बन डाइऑक्साइड तो वापस जा रहा है कैपिलरीज में, है ना? तो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, है ना? तो देखिए यही चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे? देखो तो, है यहाँ पे? यही चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फाइन, है ना? तो इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है और शरीर से बाहर चला जाता है ना? इसके अलावा और भी गैसेस एंटर करते हैं हमारे शरीर में, लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं है, तो इसलिए हम उसके बारे में स्टडी नहीं करते। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी हमारे ब्लड में जाता है, लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं है, इसीलिए हम लोग पढ़ते नहीं है। ओके, नाइट्रोजन को हम यूज नहीं कर सकते अपने शरीर में। फाइन, यदि यूज कर पाते तो हमें प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, देखेंगे फिर से मैकेनिज्म को क्या हो रहा है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है एल्वियोली के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर? हो गया? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये एनसीईआरटी से है। और सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हाँ, टिश्यूज का प्रेशर सेम क्यों है? हाँ, जैसे कि डीऑक्सीजन जो टिश्यू है, फाइन, टिश्यू के अंदर क्या चल रहा है? रिस्पिरेशन चल रहा है, फाइन। तो रिस्पिरेशन के चलते कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है ना? तो ये जनरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर फेंकना है, तो किसके थ्रू फेंका जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू ही फेंका जाएगा ना, है ना? क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली चला जा रहा है एल्वियोली में, तो यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन घट रहा होगा और यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़े जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये जाएगा इसी तरफ ना, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है। हम्म ये 40 है, ये 45 है, बराबर हो,
है ना? और कंटिन्यूअसली एक तरफ से हम खींचे जा रहे हैं, CO2 को हटाते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ब्लड कैपिलरी में ही मूव करेगा, है ना? वेन्स के अंदर ही जाएगा CO2, इसलिए बराबर है। फाइन। यदि हम यदि हम CO2 रिलीज करना छोड़ देंगे, तो टिश्यूज के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, है ना? तो इस CO2 को बाहर निकलना जरूरी होता है, तो ये निकलेगा कैसे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू, वेन्स के थ्रू। और क्वेश्चन? आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, नाउ अब हम मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 थ्रू ब्लड। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड इंक्लूड्स द प्लाज्मा एंड द कॉर्पोसेल्स। ब्लड के अंदर क्या होगा? ब्लड प्लाज्मा, द मैट्रिक्स पार्ट एंड द ब्लड कॉर्पोसेल्स। दोनों पार्टिसिपेट हैं इसमें। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। चलिए कुछ डाटा हम दे रहे हैं। फाइन, 3% जो ऑक्सीजन होता है वो डिसॉल्व रहता है प्लाज्मा में। फाइन, बाकी 97% कैरी आउट होता है थ्रू आरबीसी। रेस्ट 97% ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाय हीमोग्लोबिन, मतलब आरबीसी। ठीक ना, द हीमोग्लोबिन पार्ट। ठीक है, बाय फॉर्मिंग ऑक्सीहीमोग्लोबिन ठीक ना। ओके, इस तरीके से। चलिए कुछ और डाटा दे रहे हैं हम आपको। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन
1 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 grams of ml of ml of ऑक्सीजन, है ना। एक डाटा ये रहा। और 100 ml ब्लड में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। 100 ml of blood has 15 grams of hemoglobin. So now tell me, 100 ml of blood, 100 ml of blood can carry dash amount of oxygen. Dash amount of, बताएंगे जरा, ऑक्सीजन कितना? 20 ml. 20 ml के आसपास, 19 पॉइंट समथिंग होता है, कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा, है ना। 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। फाइन, ओके। आरबीसी बना हुआ रहता है 4 पॉलीपेप्टाइड से, ठीक ना, अल्फा 2 एंड बीटा 2। फाइन, अल्फा 1 के पास होते हैं 141 अमीनो एसिड्स के पॉलीपेप्टाइड, और इसके पास होते हैं 146 अमीनो एसिड्स के पॉलीपेप्टाइड्स। फाइन, हटाइए। अब होता क्या है, जो ब्लड जो ऑक्सीजन आ रहा था एल्वियोली के पास, है ना, वो सारे ऑक्सीजन इंटर कर जा रहे थे ब्लड कैपिलरीज में। वहां पे ऑक्सीजन को 97% और 90 कितना बताए थे वहां पे, 97% रिसीव करता है आरबीसी, फाइन, और 3% रिसीव करता है प्लाज्मा। फाइन, ये तो हो गया एल्वियोली रीजन में। ठीक है, टिश्यू के पास जाके, है ना, टिश्यू के पास जाके जो 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन था, तो टिश्यू के पास ये सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन ही सप्लाई होती है ना। नॉर्मल कंडीशन में पर 100 ml ब्लड supplies only 5 ml of oxygen to the tissue, ठीक ना। आउट ऑफ बाकी का फिर से रिलीज आउट हो जाता है, बाकी को फिर से हम मतलब कि एक्सेल आउट कर देते हैं। Out of 20 ml of oxygen per 100 ml, only 5 ml is released out. Is released into the tissue. एक्सपायरेशन के थ्रू, मतलब एक्सपायरेशन के दौरान बाकी 15 ml निकल जाता है ना। 15 ml पर 100 ml, है ना, और रिलीज्ड आउट। लेकिन जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करते हैं, उस दौरान
15 ml ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचता है ड्यूरिंग हार्ड वर्क स्टर्नस एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक ना। सर हाँ हाँ, सर 15 आउट ऑफ 20 ml ऑफ O2 रिलीज आउट होता है ना। 15 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, हाँ ठीक है। 15 ml निकल जा रहा है, 15 ml मतलब पर 100 ml ब्लड का यूनिट है ना। यहाँ पर हम कितना लेके चल रहे हैं, ठीक 100। ना। 15 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है, ठीक ना। 5 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड में यूज्ड अप हो गया, कहने का मतलब ये है ना। ओके, कहने का यस मतलब है, इसको और आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो समझ सकते हो। 15 ml आउट ऑफ 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, है ना, इज रिलीज्ड आउट, ठीक ना। 20 ml में से 15 ml रिलीज आउट हो जाता है, सिर्फ 5 ml ही खर्च होता है। 15 ml क्या, ऑक्सीजन, कितने में से, आउट ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड। फाइन, कहने का मतलब ये है। हार्ड वर्क के दौरान, ड्यूरिंग हार्ड वर्क रेस्टोरेंट एक्सरसाइज, आउट ऑफ 20 ml per 100 ml of blood, 15 ml per 100 ml of oxygen is released into tissues, and only 5 ml is released out or exhaled out. फाइन, को बाहर निकालते हैं हम लोग 5 ml को। ठीक है, ओके। चलिए, ये डाटा भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। किसी को यहाँ से कुछ पूछना है तो पूछ सकता है जी। सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना। और नोट करेंगे जल्दी, नोट इट डाउन। 5 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड खर्च होगा नॉर्मल प्रोसेस के दौरान, लेकिन ये बढ़ सकता है 15 तक यदि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो। सर ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई में कौन ज्यादा हार्ड वर्क करता है। मतलब हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, है ना, तो उसके दौरान ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा होता है हमारे शरीर में, क्योंकि ज्यादा एटीपी बनाना होता है, ज्यादा रेस्पिरेशन करना होता है। मतलब तो क्या सर सेम हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन से कंबाइन करने लगता है। क्या क्या हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन से कंबाइन करता नहीं है। नहीं नहीं, हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन को छोड़ने लगता है। 20 ml तो उसके पास है ही है हमेशा, है ना। अब डिमांड बढ़ गया टिश्यूज के पास, तो वो छोड़ने लगेगा, ज्यादा ऑक्सीजन को छोड़ने लगेगा टिश्यू लेवल पे। वो नॉर्मली बाइंड करेगा, उसका सेचुरेशन पॉइंट 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड ही है। ऐसा नहीं है कि जब एक्सरसाइज करेंगे तो 100 ml ब्लड 40 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 20 ml उसका मैक्सिमम लेवल है, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन ही कैरी आउट कर सकता है।
ओके, एक आरबीसी मॉलिक्यूल्स बना हुआ रहता है 4 पॉलीपेप्टाइड से। मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है ना? ओके, जैसे कि यू हैव 2 हैंड्स, ओके, सो एट अ टाइम यू कैन होल्ड ओनली 2 एप्पल्स। आपका 2 ही हाथ फ्री है ना? ऐसा तो नहीं है कि आप 4 एप्पल होल्ड कर लोगे, नहीं। यदि डिमांड बढ़ गया तो नहीं, आप स्पीड बढ़ा सकते हो, है ना? लेकिन एट अ टाइम यू कैन होल्ड ओनली 2 एप्पल्स, है ना? तो 100 ml ऑफ ब्लड can hold only 20 ml of oxygen at a time, है ना? ये है, तो 20 ml ही कैरी करेगा। अब टिश्यूज के पास जाके हो सकता है 20 ml में से 15 ml डिलीवर कर दे, 5 ml ही ऑक्सीजन रह जाए हीमोग्लोबिन के पास, या फिर और ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो और भी डिलीवर हो जाए। एक्सेप्शन भी मान ले एथलीट्स के केस में, तो हो सकता है उसके केस में 15 ml की जगह 17 ml ऑक्सीजन चला जाए टिश्यूज के पास, है ना? उसका मैक्सिमम लेवल 20 ml पर 100 ml ही रहना है। नेक्स्ट, चलिए हो गया, आगे बढ़ते है ना? तो टिश्यू लेवल पे जाते ही ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के अंदर के बॉन्ड को टूटना होता है, तभी तो टिश्यू में जाएगा। एट टिश्यू लेवल the bond the association must dissociate ठीक है, तो ये डिसोसिएशन होना जरूरी है। सो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो डिसोसिएशन में मदद करते हैं? फाइन, the factors low pH, high HIGH, high CO2 concentration, है ना? ये सब फैक्टर है जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को तोड़ता है, मतलब दोनों के बीच के बॉन्डिंग को हटाता है। फाइन, हाई टेम्परेचर,
hydrogen ions, fine. 2,3 GPa, DG, DPG. सर यहाँ पे लो पीएच किसका बोल रहा है? लो पीएच कहने का मतलब लो पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड का लो पीएच. DPG, that is diphosphoglycolate. फाइन. तो ये सब कंडीशंस है जो कि ऑक्सीजन को डिसोसिएट होने में मदद करता है फ्रॉम हीमोग्लोबिन. फाइन. ओके. ठीक है, तो ये फैक्टर्स याद रखेंगे. ठीक तरीके से क्वेश्चन आता है यहाँ से. फाइन. Oxygen dissociation can be represented by can be studied by ODC. ODC stands for oxygen dissociation curve. Dissociation curve. ओके. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एक हाइपोथेटिकल कर्व है ना, जो बताता है कि कितने पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन सैचुरेशन पॉइंट अचीव करेंगे. फाइन. This curve tells ग्राफ, अभी ग्राफ हम बनाएंगे, tells at what pressure the amount of, at what pressure partial pressure of oxygen, the hemoglobin gets saturated with oxygen. मतलब कि कितना ऑक्सीजन का प्रेशर होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बॉन्डिंग बना ले, सारा का सारा हीमोग्लोबिन इस्तेमाल हो जाए ऑक्सीजन से कंबाइन होके. फाइन. चलिए हम यहाँ पे एक ग्राफ बना रहे हैं. फाइन. वाई एक्सिस में रखते हैं हम लोग सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, फाइन, और एक्स एक्सिस में रखते हैं हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. फाइन.
अस्सी 100 है ना, 20-20 करके बना रहा हूँ मैं, 20%, 40, 80, 100। ओके, इस तरीके से। फाइन, तो पाया गया कि ये डिसोसिएशन जो हो रहा है ये हो जाता है लगभग 80 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के, 80 mm ऑफ Hg पे, है ना, 80 mm ऑफ Hg पे कहाँ गया, ठीक है, 80 mm ऑफ Hg पे सैचुरेशन पॉइंट अचीव हो जाता है। फाइन, यदि पार्शियल प्रेशर 80 का हो है ना, तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन, नहीं नॉट पूरा का पूरा ऑक्सीजन, पूरा का पूरा हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है। फाइन, और ये जो ग्राफ आता है तो थोड़ा सिग्मोइड ग्राफ आता है ये, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से सिग्मोइड ग्राफ आता है, इस तरीके से। फाइन, इस तरीके से सिग्मोइड ग्राफ आता है। इट हैपेंस एट pH 7.2 of blood. Fine. ग्राफ देखेंगे ध्यान से, सारा का सारा हीमोग्लोबिन यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, हीमोग्लोबिन gets 100% saturated at around 80 to 100 partial pressure of oxygen. Fine. यदि हम जानना चाहेंगे at what partial pressure of oxygen 50% of hemoglobin gets saturated with ऑक्सीजन, है ना, तो हम P50 निकालेंगे, P50 इज इक्वल टू व्हाट, फाइन, कितना हो जाएगा, तो देखेंगे हम यहाँ से कॉरेस्पॉन्ड करेंगे कि 50% 25 to 30 के बीच में आना वेट चाहिए। वेट वेट, हाँ हाँ वही होगा, 100 है ना, 20 40 20 है ना, तो देखते हैं ये P50 कितने के आसपास आ रहा है। सो ये आता है लगभग, ठीक है, ये आता है लगभग 27 के आसपास, ठीक है, हम कोई स्केल लेके मेजर नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन ये जो वैल्यू होता है P50 का, इट इज समथिंग अराउंड 27 mm of Hg. फाइन, यदि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 27 mm of Hg है तो 50% हेमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है ना,
is equal to 27 mm of Hg. Means to say at when the partial pressure of is 27 mm of Hg, then 50% hemoglobin are saturated, है ना। तो P50 से हम P100 का भी अनुमान लगा लेते हैं, लगा सकते हैं। फाइन, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चलिए ओके। अब मान के चलिए, एक कंडीशन में दे रहा हूं, मान के चलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। कमान फिर से ध्यान से सुनेंगे, कंडीशन दे रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं हम, पीएच भी और कम किए जा रहे हैं हम, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और बढ़ाए जा रहे हैं, टेम्परेचर भी और बढ़ाए जा रहे हैं। फाइन, 2,3-DGA का कंसंट्रेशन भी बढ़ाए जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन बाइंड करे उस कंडीशन में भी। तो हमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा या घटाना होगा? बढ़ाना होगा। ओके, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा। फाइन, मींस we need to increase the partial pressure of oxygen, है कि नहीं? यस सर। मींस ओके, सो उस कंडीशन में ये जो ग्राफ बना रखे हैं हम, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, उस कंडीशन में यदि हम P50 प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, तो ग्राफ को हमें राइट डायरेक्शन में मूव करना होगा या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना होगा? राइट डायरेक्शन। वेरी गुड, राइट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं हम लोग बोहर्स इफेक्ट, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग बोहर्स इफेक्ट। यदि एबनॉर्मल कंडीशन में, है ना, एबनॉर्मल कंडीशन में मतलब कि डिसोसिएशन होने वाला कंडीशन में भी हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाए 50% तक, जुड़े हुए रहे, तो उस कंडीशन में हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ेगा। और उसके दौरान ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को देखेंगे हम लोग, तो दिखेगा कि ओडीसी मूव किया हुआ है राइट डायरेक्शन में। फाइन, चलिए इसी चीज को हम यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। If the condition favors the release of oxygen from hemoglobin, and still if we want to maintain the oxygen hemoglobin association, then the partial pressure of oxygen has to increase. At this point, the ODC
moves to right side. Fine. ODC moves to right side. Now due to what condition the graph moves right? ठीक है, राइट साइड में ग्राफ को हम क्यों मूव किए हैं? ठीक ना? ओके, ड्यू टू, आंसर में लिख रहा हूँ, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2, हाई कंसंट्रेशन ऑफ मतलब हाई टेम्परेचर, लो pH, हाई हाइड्रोजन आयन इन द ब्लड. फाइन, इन सभी के चलते हाई 2, 3 DPG. फाइन, इन सभी के चलते, है ना? अब एक मैं छोटा सा यहाँ पे बता रहा हूँ व्हाट इज बोहर्स इफेक्ट. नॉटशेल में खत्म करता हूँ इसको. It states that the affinity of oxygen and hemoglobin decreases, है ना? ड्यू टू किसके चलते? हाई टेम्परेचर, फाइन, लो pH, हाई CO2, है ना? And in order to maintain the hemoglobin oxygen association, the graph has to move right, है ना? इस ग्राफ का राइट डायरेक्शन में मूव करना ही कहा जाता है बोर्स इफेक्ट. फाइन, और बोहर्स इफेक्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं किस कंडीशन में? जब ऑक्सीजन को डिसोसिएट होना था हीमोग्लोबिन से. ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. फाइन, ये ग्राफ था नॉर्मल, लेकिन हाई टेम्परेचर के चलते, लो pH के चलते, मतलब 7.2 के, ये pH था 7.4, और ये जो ग्राफ आ रहा है जो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना? डिसोसिएशन तो यहाँ पे, सैचुरेशन तो यहाँ पे भी आएगा, लेकिन राइट डायरेक्शन में मूव किया हुआ है. फाइन, ये आया आपका 7.2 pH पे. फाइन, देख सकते हैं यहाँ पे 50 P50 कितने पे आया था? 27 mm पे आया था. अब ये P50 कितने पे आएगा? ऑब्वियसली 27 से बढ़ा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग. समझ में आया ये? यस ओके, फाइन. सर हाइड्रोजन आयंस बढ़ने से क्यों ऐसा हो रहा है? pH घटेगा. हाइड्रोजन आयन इज रिलेटेड विद pH, है ना? हाइड्रोजन आयन बढ़ने का मतलब है pH घटना, मतलब एसिडिक होगा ना? ठीक है, तो ये देखो बढ़ गया. फाइन. in order to move the graph left, the conditions are, क्या क्या हो जाएगा?
क्या क्या कंडीशन होंगे जी? इस ग्राफ को लेफ्ट High डायरेक्शन pH, मूव करो। हाँ, पीएच को क्या होना पड़ेगा? high, टेम्परेचर को भी घटना होगा, है ना? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घटना होगा, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ना होगा, ठीक है। 2,3-DPG का भी कंसंट्रेशन क्या होना होगा? घटना होगा। no, डाइफॉस्फोग्लाइकोलेट घटना होगा, है ना? तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा ग्राफ? इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। CO2 घटेगा या बढ़ेगा? कौन कौन? 2,3-DG CO2 घटेगा। पीएच सर CO2 हाँ घटना होगा, है ना? CO2 थर्मिक इफेक्ट देता है और तुम्हारा एसिडिक इफेक्ट भी देता है। फाइन। ओके, इस ग्राफ से हम क्या समझ पा रहे हैं? इस ग्राफ से हम क्या समझ पा रहे हैं? इस ग्राफ से हम समझ पा रहे हैं कि कम पार्शियल प्रेशर पे भी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आसानी से बाइंड हो सकता है। ओके ओके, चलिए एक छोटा सा टास्क करते हैं हम लोग। कंडीशन ए, कंडीशन बी एंड कंडीशन सी। कंडीशन ए, बी एंड कंडीशन सी, इन तीनों कंडीशन में, है ना, कौन सा कंडीशन फेवर कर रहा है ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए? कौन सा कंडीशन इफिशिएंटली फेवर कर रहा है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड करने के लिए? ग्राफ देख के बताएंगे। सर B, व्हाई नॉट ए? ए क्यों नहीं? ए का P50 देखो कितने पे आ गया, ये 20 के आसपास ही आ गया, मतलब 20 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर रहेगा तो 50% सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, है कि नहीं है? है ना? yes, और सबसे डिफिकल्ट हो रहा है ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन को बाइंड करने के लिए एट सी कंडीशन, है ना? यहाँ पे हमें पार्शियल प्रेशर बढ़ाना पड़ रहा है कार्ब ऑक्सीजन का इन ऑर्डर टू कीप बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन, है ना? ओके, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की एफिनिटी होती है मायोग्लोबिन के साथ। मायोग्लोबिन का देखेंगे सैचुरेशन पॉइंट तो इस तरीके से आएगा। फाइन, दिस इज द कंडीशन फॉर मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन का कंडीशन ये है। इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि मायोग्लोबिन shows higher affinity towards oxygen. सर मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है शरीर के अंदर। ठीक है, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है। Okay, myoglobin protein has higher affinity towards oxygen. फाइन। और एक बार मायोग्लोबिन पकड़ लेता है ऑक्सीजन को तो तुरंत छोड़ता नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ऑक्सीजन स्टोर भी होता है मायोग्लोबिन के फॉर्म में। सो बोहर इफेक्ट हो गया। बोहर इफेक्ट हमें यही बता रहा है कि यदि हमें ऑक्सीजन को फर्दर बाइंड करके रखना है हेमोग्लोबिन के साथ इन इंक्रीज्ड कंडीशन ऑफ CO2 low pH, then we have to increase the partial pressure of oxygen, है ना? ओके, या फिर बोहर्स इफेक्ट को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि बोहर्स इफेक्ट हमें बता रहा है कि ऑक्सीजन को छोड़ देना चाहिए हीमोग्लोबिन को। यदि नहीं छोड़ेगा तो हमें ग्राफ को राइट साइड में मूव करवाना पड़ेगा।
है ना। ऑल्सो टेल्स, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, इट ऑल्सो एक्सप्लेन removal of oxygen hemoglobin at dissociation. At tissue level. Fine. चलिए नेक्स्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म में कैरिड आउट होता है हमारे शरीर में। फाइन, देखते हैं किसके किसके फॉर्म में कैरिड आउट होता है। 7% of total CO2 is transported in dissolved form खुला हुआ है। फाइन, 20 से 25% ट्रांसपोर्ट होता है तुम्हारा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके। थ्रू hemoglobin by forming carbamino hemoglobin. ठीक है, कैसे देखते हैं, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड HbCO2, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। फाइन, और 70% of CO2 is transported through RBC is hemoglobin through RBC in the form of bicarbonate। समझे कि नहीं? आरबीसी के थ्रू ही जाना है, लेकिन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड ना करके आरबीसी के अन्य कंपोनेंट के साथ बाइंड करके। फाइन, कैसे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। वाटर मॉलिक्यूल तो होना ही है साइटोप्लाज्म में ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस, Ca का मतलब हो जाएगा कार्बनिक एनहाइड्रेस, दिस इज द नेम ऑफ एंजाइम। है ना, फिर ये डिसोसिएट होगा किसमें, देखते हैं, HCO3 हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, इस तरीके से बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में।
चलिए हम मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कार्बोनेट के फॉर्म में देखते हैं कैसे होगा। चलिए इसको स्टडी करते हैं एट। अच्छा एक चीज बताओगे, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ होना है? CO2 ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ होना है जी? Tissue to alveoli. वेरी गुड। हैज टू occur from tissue to alveoli, है ना? चलिए अच्छा है। सो हम लोग करते हैं एट टिश्यू लेवल, है ना? टिश्यू लेवल पे चलिए बनाते हैं। ये रहा RBC, फाइन। रेड ब्लड सेल का हीमोग्लोबिन पोर्शन होगा इधर, 4 हीमोग्लोबिन है ना? तो सॉरी एक 4 पॉलीपेप्टाइड्स है, तो ये 4 CO2 पकड़े हुए रहेंगे, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, है ना? उसको छोड़िए, उसके बारे में हमें नहीं डिस्कस करना है। देखिए चूंकि टिश्यू के पास, है ना, टिश्यू के पास CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, फाइन, तो ये CO2 डिफ्यूज कर जाता है ना? डिफ्यूज कर गया किसके अंदर? RBC के साइटोप्लाज्म में, फाइन। ओके, तो ये रहा CO2 कंबाइन हो जाता है पानी के साथ और कन्वर्ट होता है कार्बोनिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस। रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, फाइन। बनाया क्या? H2CO3, ध्यान से देखते चले। बनाया H2CO3 बनाया, फाइन। In the presence of carbonic anhydrase, this H2CO3 again dissociates into, ध्यान से देखेंगे, HCO3 माइनस और हाइड्रोजन आयन में, फाइन, है ना? ठीक है। Now what happens? ठीक ना, ये HCO3 निकल जाता है सेल के बाहर, फाइन। इट मूव्स टू द प्लाज्मा, ये बाहर निकल जाता है, मूव्स आउट ऑफ RBC, है ना? HCO3 माइनस है ये, है ना? और ये कंबाइन करता है किसके साथ? ठीक ना, सोडियम आयन के साथ, फाइन। और ये बनाता है क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना? क्या बनाया? सोडियम बाइकार्बोनेट, फाइन। और सोडियम बाइकार्बोनेट 70% CO2 is transported in this, ध्यान से, in this form। ध्यान देंगे, क्वेश्चन यहाँ से आता है, समझ पाया?
समझ पाए जी? हेलो, यस सर। क्वेश्चन आता है कि कितने परसेंटेज मतलब सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन किसके फॉर्म में होता है ना? हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, या किसके फॉर्म में? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। फाइन, चलिए, ये हाइड्रोजन भाई साहब यहीं पे है, माइनस चार्ज चला गया है ना। अब क्या होगा, इस माइनस चार्ज को मेंटेन करने के लिए ये वाले भाई साहब इंटर करते हैं, है ना। ओके, क्लोराइड अंदर की ओर आएगा, इसको हम लोग कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इन ऑर्डर टू बैलेंस द क्या बोलेंगे इसको, कैटायनिक बोलेंगे, एनायनिक बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज इनसाइड द सेल, क्लोराइड आयन मूव्स इनसाइड द आरबीसी। इसको हम लोग कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फेनोमेनन कहेंगे। ठीक है, मेंशन कर दो यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर phenomenon. Fine. It is the migration कभी परमानेंट नहीं होता है, क्लोराइड आयन in the turn of exchange of bicarbonate to maintain equilibrium. फाइन, इस तरीके से होता है। चलिए, अब क्या होगा देखते हैं यहाँ पे। नाउ दिस हाइड्रोजन, हाँ, यहाँ पे क्या रखा है, Cl माइनस घूम रहे हैं यहाँ पे। फाइन, यहाँ पे HCl नहीं बनता है। फाइन, ठीक है, यहाँ पे HCl नहीं बनता है। What happens, this हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ये कंबाइन होगा अब हीमोग्लोबिन के साथ, COMBINAS combines with हीमोग्लोबिन, है ना। तो यदि मान के चलो एक आरबीसी के अंदर 4 मॉलिक्यूल्स है, मान के चलो कि 2 मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो रखा है CO2 के साथ बाइंड करने के लिए, और 2 यूनिट खाली है ना। तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन और हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन होना है यहाँ पे, हाइड्रोजन और हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाएंगे यहाँ पे, ये बनाएंगे हीमोग्लोबिनिक एसिड, हीमोग्लोबिनिक एसिड। हेमोग्लोबिनिक एसिड है ये। फाइन, अब मान के चलो ये घूम रहे ऐसे ही, है ना, और ये पूरा का पूरा सिस्टम पहुंच गया एल्वियोली के पास। नाउ this RBC and the fluid reaches alveoli, where जहाँ पे where CO2 CO2 क्या होगा वहां पे, कम है, एंड ऑक्सीजन इज हाई। फाइन, अब क्या होगा, यदि कंडीशन ऐसा मिले, during this condition, during such condition,
the process follows a reverse process. The mechanism or the phenomenon, the reaction moves backward. है ना, ये पूरा का पूरा रिएक्शन क्या हो जाने लगेगा, पीछे की तरफ मूव करने लगेगा। जैसे कि हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, देखेंगे। फाइन, ये टूट जाएगा, हीमोग्लोबिन और हाइड्रोजन टूट जाएंगे। फाइन, फिर से हाइड्रोजन मिल जाएगा, इन दोनों को भी ब्रेकिंग होनी है, ये दोनों भी टूटेगा और यहाँ से ये वापस आ जाएगा। फाइन, फिर से ये रिएक्शन वापस आएगा, फिर से ये वापस आएगा, फिर से CO2 क्या हो जाएगा, रिलीज आउट हो जाएगा एल्वियोली में। फाइन, और एल्वियोली में जाते ही पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ चुका है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, है ना, इसलिए इसको हेल्डेन इफेक्ट भी कहा जाता है। The dissociation of carbon dioxide from hemoglobin is also known as Halden effect. Fine. So यहाँ पे हम थोड़ा कंपेयर कर दे रहे हैं between Halden effect and Bohr's effect. Halden effect allows the release of what? Or release of CO2 at alveoli. है ना, Bohr's effect क्या allow कर रहा है जी? Allows the release of oxygen at कहाँ? At which place? Tissues. Tissue. Very good. At tissue. ये किसको प्रमोट कर रहा है जी? CO2 transport in what? Into lungs from tissue, यही ना? और ये क्या प्रमोट कर रहा है जी? Promote O2 transport from lungs to tissue, है ना? नोट कर लेंगे यहाँ पे, every 100 ml of deoxygenated blood transport 4 ml CO2 to alveoli. ठीक है, डाटा याद रहेगा, है ना? डाटा याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ऑक्सीजन और CO2, है ना, पर 100 ml ब्लड में ठीक है, ऑक्सीजन कितना रहेगा? 20 ml और CO2 4 ml, है ना, याद रखेंगे।
अगले क्लास में हम लोग करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये सब मैं वहीं से कर दूंगा। दिस वी विल स्टडी नेक्स्ट ईयर। फाइन। चलिए आज के लेक्चर से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर आरबीसी में जो केमिकल रिएक्शन होता है सर वो कंटिन्यूअसली होते रहता है? हाँ होते रहते हैं, और ये रिएक्शन होना डिटरमाइन करेगा तुम्हारा ये कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डिसाइड करेगा हमेशा। ठीक ना, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अगले क्लास में हम बताएंगे। यस। देखो कहाँ तक गया, उसके बाद हम स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, देख के बताएंगे जरा। एक ही पेज में आएगा ये तो। कहाँ तक आया? यहाँ तक आया है। ठीक है। इसके बाद मैं भेजता हूँ। ठीक है, साइन अप कर सकते हैं आप लोग। कुछ डाउट है तो पूछे, अदरवाइज सर क्लोराइड शिफ्ट का आधा आया है। क्लोराइड शिफ्ट तक स्टेटमेंट आया है क्या? यस सर, आधा स्टेटमेंट आया है। ठीक है, रुकिए रुकिए करते हैं। हम्म, सॉरी। चलिए हम आप लोग को शेयर कर दे रहे हैं, ठीक ना। थैंक यू। ओके ओके ओके।